computer for performing any operation. So whenever you want to perform or want to execute any operation by the help of a computer, then you have to give certain instructions. 17 लिख लो, ठीक है ना, to the computer. तो इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को देंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा ऑपरेशंस. 25, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग बात किए थे, जैसे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, दैट मीन्स इनपुट के लिए एक स्टैंडर्ड कमांड या स्टेटमेंट यूज करते हैं, आउटपुट के लिए स्पेसिफिक आप कमांड यूज करते हैं. 128 कौन है जी? क्यों आप बार बीच बीच में इस डिस्टरबेंस होता है? हम बोले किसी को कनेक्ट करने के लिए, अटेंडेंस इसलिए पहले ले लिए, ठीक है. ठीक है. तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस जब हम लिखते हैं तो इंस्ट्रक्शंस में एक फॉर्मेट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट. अब उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लाइक क्यू बेसिक और सी लैंग्वेज और C++. कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं तो यू आर राइटिंग द प्रोग्राम बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन ट्रांसलेटर. तो एग्जीक्यूशन आपका उस ट्रांसलेटर के थ्रू होता है. लाइक सी आप पढ़ रहे हैं तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, तो कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट योर कोड इनटू 0-1 फॉर्म. अगर आप कोई इंटरप्रेटर जैसे पाइथन अगर पढ़ेंगे तो पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, तो योर कोड इज गोइंग टू ट्रांसलेटेड इनटू और कन्वर्टेड इनटू 0-1 फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ दैट इंटरप्रेटर. तो इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, दीज आर द ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर. हियर जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज्ड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज. ठीक है ना. असेंबली लैंग्वेज में अगर लिख रहे हैं तो वी नीड असेंबलर टू एग्जीक्यूट दैट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो आपको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए असेंबलर का जरूरत पड़ेगा. अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जब लिखेंगे तो उसमें 3 फील्ड होगा. पहले तो ये क्लियर है कि इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस. तो यू आर आल्सो राइटिंग सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट एनी ऑब्जेक्टिव. अगर आपको फैक्टोरियल का कोई इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? फैक्टोरियल को किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना. ठीक है ना. तो जिस तरह का ऑब्जेक्टिव है उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट तैयार करते हैं. उसके लिए लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि वी जस्ट फॉलो द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट. तो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देयर आर 8 फेजेस, 7 फेजेस. तो इस 7 फेजेज में हमारा जो है स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है. जैसे एल्गोरिथम हम पहले लिखते हैं, उसके पहले हमको डिफिनीशन चाहिए होता है, क्योंकि डिफिनीशन से, फार्मूला से हमको ये पता होता है कि हमको फॉर्मुलेशन करने के लिए कौन कौन सा इनपुट लेना होगा. एक बार वो क्लियर हो गया तो फिर हम एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शंस का एक सेट तैयार करते हैं. फिर उसके बाद हम उस एल्गोरिथम को लिखने के बाद हम किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं जिसमें उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं. अब उसी एल्गोरिथम को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट यूज कर लेते हैं. और सूडो कोड इज द बेसिक कोड. आप समझ लीजिए, सूडो कोड को हम लोग कह सकते हैं दिस इज द फॉल्स इमेशन, यानी व्हाटएवर थिंकिंग प्रोसेस गोइंग इनसाइड योर माइंड व्हेनेवर यू आर रिसीविंग एनी प्रॉब्लम. जैसे ही कोई प्रॉब्लम आपको मिला, आपके माइंडसेट में जो थिंकिंग प्रोसेस जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ सूडो कोड. जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, तो आप ये सोचेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए एरिया का जो है वो डिफिनीशन हमको पता होना चाहिए, फार्मूला. एग्जैक्ट फार्मूला आपको नहीं पता, आप केवल अभी सिनेरियो तैयार कर रहे हैं. फार्मूला पता होगा तो फिर उसके हिसाब से इनपुट ले लेंगे, फिर उसको एरिया का फार्मूला में इनपुट को प्रोसेस कर देंगे, आउटपुट हमारा एरिया के फॉर्म में मिल जाएगा. बट इन दिस प्रोसेस देयर इज नो एक्चुअल वेरिएबल और डेटा यू हैव. ठीक है ना. आप जब सोच रहे हैं कि एरिया का फार्मूला चाहिए, तो एरिया का क्या फार्मूला आप नहीं सोच रहे हैं. आप ये सोच रहे हैं जब कि एरिया का फार्मूला जो होगा उसके हिसाब से हम प्रोसेस करा देंगे वेरिएबल को. कितने वेरिएबल लेंगे ये अभी आप नहीं सोच रहे हैं. प्रोसेस कराने के बाद एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये इंटायर वर्क आपका क्या, ये प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है. अब एक्चुअलिटी में कब होगा? जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे. जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो फार्मूला सर्च करेंगे, डिफिनीशन सर्च करेंगे. उस डिफिनीशन को सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें इनपुट क्या होगा, यानी व्हाट आर द लिस्ट ऑफ इनपुट्स. बिकॉज अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, इसका मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, दीज आर द 2 वेरिएबल यू हैव टू टेक. अब लेंथ एंड ब्रेथ के लिए आप AB लें, PQ लें, कोई भी वेरिएबल लें, लेकिन उस वेरिएबल के थ्रू 2 ही वैल्यू आपको लेना है. जिस वैल्यू को प्रोसेस कैसे करेंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके, क्योंकि आपको पता है
लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल करने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ करना है। तो जो भी दो वेरिएबल लेंगे उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करके रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्गोरिथम गिव्स यू द एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल इनपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आल्सो। तो बाय द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम you can easily write the code by using any language। तो इसलिए हमारा जो प्रोग्रामिंग टूल्स एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, उसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कोड करते हैं। यानी कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम में हम पहला काम क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज इन विच यू वांट टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोड जो आप लिखे हैं, एल्गोरिथम का स्टेप्स लिखे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सके। अब यहाँ पर हम लोग जो 3 फील्ड डिस्कस किए थे, दिस इज द इंस्ट्रक्शन, ये आपका क्या है, दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, दिस इज द स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो इसमें 3 चीज है, मोड फील्ड, ओपी कोड फील्ड और ऑपरेंड फील्ड। तो यहाँ पर लिखा गया कि मोड फील्ड इज ऑप्शनल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शनल? एनीवन? ऐसे ऑप्शनल कहीं देखें, ऑप्शनल जहाँ पे यूज होता है ऑप्शनल होता है, और दूसरा कहीं कोई फॉर्मेट देखें जहां पर ऑप्शनल कुछ चीज होता है, कुछ? हाँ, किसी भी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिलअप करते हैं तो हाँ, तो उसमें देखते होंगे कोई मैंडेटरी होता है, उसमें एस्टेरिस्क लगा रहता है, स्टार लगा रहता है। वो स्टार लगा रहने का मतलब है कि दैट इज द मैंडेटरी कॉलम। तो यहाँ मोड फील्ड ऑप्शनल लिखने का मतलब है कि whenever you are writing any instructions in assembly language program as like in any programming language, then there is no need to mention the mode field। mode field भी हम लोग डिस्कस किए थे कि mode field क्या होता है। तो mode field designate the way in which the operands are selected for operation। क्या नाम है आपका? पीछे, हाँ, तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम्हारे पीछे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो। हाँ, क्या नाम है? स्टैंड अप, सिट डाउन। तो ये डायरेक्ट, डोंट लाफ, दिस इज द डायरेक्ट मैसेजिंग। तो दिस इज द मोड इन विच वी डायरेक्ट गिव सेट द कमांड। तो दिस इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मोड फील्ड क्या करता है कि डेटा को किस तरह से हम ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा ये डेटा एज ए डेटा ये यूज हुआ, इसको हमने डायरेक्ट कमांड जनरेट किया इसके लिए। लेकिन अब इसी को कमांड जनरेट करने के लिए, व्हाट इज योर नेम? श्रीकांत, शाबाज है ना, गिव कमांड टू शाबाज टू स्टैंड अप। नाउ टेक योर सीट, नो नीड टू स्टैंड अप, जस्ट कमांड कम्युनिकेशन बाय। हमने एक डायरेक्ट कम्युनिकेट किया, हमारा जो कमांड तो वो डायरेक्ट शाबाज के लिए था, और एक दूसरा तरीका हुआ जो इनडायरेक्टली शुभम, श्रीकांत के थ्रू शाबाज तक पहुंचा। अब इसको समझिए कि आप बहुत, इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे कि बहुत सारा एप्लीकेशन जो है वो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपने सिस्टम में, होता बहुत कुछ है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस में बहुत सारा पैकेज है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप वर्ड प्रोसेसर, कोई एमएस वर्ड यूज करते हैं, या स्प्रेडशीट एक्सेल यूज करते हैं, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर के रूप में यूज करते हैं। देयर इज वन नोटबुक, देयर इज पब्लिशर, एमएस पब्लिशर, देयर इज एमएस प्रोजेक्ट, बट दैट पैकेजेज आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय ईच एंड एवरी यूजर। तो जो पैकेज या जो एप्लीकेशन आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे अभी आप सी प्रोग्राम पढ़ेंगे तो सी का जो कंपाइलर होगा वो फ्रीक्वेंटली यूज होगा, चाहे टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी। तो वो कंपाइलर आप चाहेंगे कि टास्क बार में पिन करके रख दे, या शॉर्टकट बनाकर डेस्कटॉप पर रख लें। क्यों? इसलिए ताकि उसको जैसे ही क्लिक करें, सिंगल क्लिक में वो आपके लिए वर्केबल हो जाए। नो नीड टू सर्च दैट पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर रिसोर्स, ओनली यू हैव टू क्लिक ऑन द टास्क बार वेयर दैट पर्टिकुलर आइकन इज प्लेस्ड, और जैसे ही क्लिक करेंगे वो फाइल आपके लिए ओपन हो जाएगा, रिसोर्स फाइल ओपन हो जाएगा एंड वो वर्केबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको एमएस ऑफिस में, प्रोग्राम फाइल में, एमएस ऑफिस में जाकर उस पर्टिकुलर पैकेज को सेलेक्ट करना होगा, इट विल टेक सम टाइम। जैसे हमने डायरेक्ट शाबाज को मैसेज किया, और ये मैसेज हम 3 लोगों के थ्रू वहां तक पहुंचाएं, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे पास व्हाट्सएप है तो हम डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दिए, और ये हम डायरेक्ट व्हाट्सएप नहीं किए, किसी दूसरे को व्हाट्सएप किया, वो उसके व्हाट्सएप से वहां तक पहुंचा, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट, इट विल टेक सम टाइम। So that is the particular mode field. So mode field designate the way in which we are selecting the operand. You all are the
डेटा, आप डेटा है जो किसी न किसी एड्रेस लोकेशन पर बैठे हैं अभी। तो यहाँ पर जो रेस्ट दो कोड है, यानी ओपी कोड और ऑपरेंड, ये मैंडेटरी है। यानी इंस्ट्रक्शन जब लिखा जाएगा तो उसमें ऑपरेशन कोड होगा, यानी क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेंड किसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लाइक ए प्लस बी अगर लिख रहे हैं तो ए प्लस बी में कितना कंपोनेंट है, 2, यानी एक ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेटर। तो ऑपरेंड के रूप में 2 ऑपरेंड यूज हो रहा है, ए और बी, ऑपरेटर प्लस यूज हो रहा है। तो ओपी कोड क्या हो गया यहाँ पर, प्लस, जिसके लिए आप पढ़े होंगे फंडामेंटल में कि असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक्स यूज होता था। तो दैट नेमोनिक्स इज व्हाट, दैट इज द सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। बाय द हेल्प ऑफ दैट नेमोनिक्स यू कैन इजीली एनालाइज कि क्या ऑपरेशन होने जा रहा है। जैसे अगर हम एडिशन के लिए ऐड ले लें तो ऐड से समझ में आएगा कि जो ऑपरेंड है उसके बीच में एडिशन हो रहा है। जैसे आपको ए प्लस बी लिखा गया तो समझ में आ रहा है ना कि ए और बी के बीच में एडिशन हो रहा है ऑपरेटर प्लस को देखकर। अगर वहां पर ए इंटू बी लिखा रहेगा तो आपको ऑपरेटर को देखकर समझ में आ जाएगा। तो उस ऑपरेटर के लिए यहाँ पर ओपी कोड जनरेट कर दिया गया। ओपी कोड इज व्हाट, इट इज द ऑपरेशन कोड which is to be performed on set of operand. Now operand is what, the next slide. OP कोड हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो OP कोड में अब OP कोड में क्या है कि बेसिकली इट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन विच इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेट ऑफ ऑपरेंड। तो सेट ऑफ ऑपरेंड क्या हो गया, ए प्लस बी अगर लिख रहे हैं तो ए और बी 2 ऑपरेंड है, सेट ऑफ ऑपरेंड, और प्लस इज द ऑपरेशन। तो प्लस के लिए OP कोड क्या होगा, तो प्लस के लिए जो ओपी कोड होगा वो डेटा मैनिपुलेशन, यानी ओपी कोड में भी 3 कैटेगरी होगा जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वेरियस ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शंस। तो ओपी कोड आपका डेटा ट्रांसफर हो सकता है, पहला चीज, ठीक है ना। यानी आप जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें आपका ओपी कोड इंस्ट्रक्शन जो है वो डेटा ट्रांसफर हो। डेटा ट्रांसफर का मतलब कि लोकेशन चेंज, लोकेशन चेंज करने में कंटेंट चेंज नहीं होता है। जैसे आपको इस क्लासरूम में से निकाल कर दूसरे क्लासरूम में बैठाया जाए तो इस क्लासरूम में जितने डेटा हैं वो सारे दूसरे क्लासरूम में चले जाएंगे, केवल लोकेशन चेंज हुआ। अगर हार्ड डिस्क से कोई पर्टिकुलर कंटेंट को हम पेन ड्राइव में लेना चाहें तो पेन ड्राइव लोकेशन आपका हार्ड ड्राइव से पेन ड्राइव में है तो लोकेशन चेंज हुआ, लेकिन जो कंटेंट आपका हार्ड ड्राइव में था वही कंटेंट आपका पेन ड्राइव में भी है। ऐसा नहीं है कि हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में लाने में बीच रास्ता में 2-3 इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। फोल्डर अगर ला रहे हैं तो फोल्डर में से ऐसा होता है क्या कि 2-3 फाइल या कोई पर्टिकुलर कनेक्शन जो है वो डिलीट हो जाए या लॉस्ट हो जाए और कुछ ही कंटेंट आए, तो पूरा फोल्डर आता है। फाइल अगर ला रहे हैं तो फाइल में 25 पेज है तो 25 पेज पूरे फाइल के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि फाइल ला रहे हैं तो उसमें से 15 पेज आ पाया, 10 पेज गायब हो गया। तो डेटा ट्रांसफर का मतलब है कि चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द कंटेंट विदाउट कंटेंट मॉडिफिकेशन। कंटेंट को मॉडिफाई किए बिना आप एक कंटेंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा रहे हैं। जैसे आप घर से आए यहाँ और यहाँ से फिर घर गए तो कंटेंट लेवल पर लोकेशन चेंज हुआ आपका, हर किसी का। तो आप जिस घर, ऐसा होता है क्या घर से आप आए अकेले और यहाँ से 4 लोग होकर चले गए, आपका 4 क्लोनिंग बन के चला गया घर, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप जिस स्टेट में यहाँ आए होंगे, हाँ उसी स्टेट में आप वहां लौटेंगे, ठीक है ना। यानी कि एक सिंगल आए हैं तो सिंगल ही लौटेंगे। तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में हम लोग यूज करेंगे सपोज पुश पॉप इन आउट। ये पुश पॉप इन आउट बेसिकली एक्चुअली क्या है, पुश पॉप इन आउट। इन आउट का मतलब कि जैसे इनपुट डिवाइस अगर यूज कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस से कोई कमांड अगर भेजना है या डेटा भेजना है तो इन, मॉनिटर पर कुछ देखना है तो आउट। जैसे आप यूज करेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ, स्कैनफ इनपुट लेने के लिए, प्रिंटफ डिस्प्ले कराने के लिए, या मैसेज केवल या मैसेज विथ वैल्यू। तो डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन में 3 सेगमेंट होता है। सबसे पहला सेगमेंट होता है अरिथमेटिक, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात जब करते हैं तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो ये आपका पहला, इसका पहला कंपोनेंट है, यानी डेटा मैनिपुलेशन का पहला कंपोनेंट ऐड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से। दूसरा कंपोनेंट या इसमें हो सकता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, यानी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लाइक लॉजिकल एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर आप पढ़ेंगे सी में। तो लॉजिकल ऑपरेटर का बेसिकली यूज क्या है, पढ़ लिए। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह के एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए होता है, किस तरह के एक्सप्रेशन के बीच में लगाया जाता है। हाँ, तो किस तरह का एक्सप्रेशन को कंबाइंड डिसीजन बनाता है।
जैसे आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, उसमें 2-3 कंडीशन बना दिया गया। एज आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप आपके पास, यानी कि कंट्री, जिस कंट्री का आप वोटर बनना चाह रहे हैं उसका सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए। तो एक दूसरा कंडीशन ये हुआ। तीसरा कंडीशन ये डाल देना है, हाँ, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। वो तो आप कंडीशन आपका जब रहेगा तो वो भी तीसरा बना दीजिए। चौथा ये बना सकते हैं कि आपका जो है वो जब सिटीजनशिप होगा तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी तरह का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, आधार होना चाहिए, यूआईडी। तो ये आप 4 क्लॉज बना दिए, 4 कंडीशन बना दिए। अब यस, बोलिए बोलिए। नहीं, वो केवल नेम वेरिफिकेशन के लिए। तो वो जब, एक मिनट, जब आपके पास यूआईडी आ गया, जब आपके पास पासपोर्ट आ गया, जब आपके पास जब आपका पैन कार्ड आ गया, तो ये सारे जगह वो एलिजिबिलिटी चेक हो गया होता है। पैन कार्ड देंगे तो आपको कहीं ना कहीं मैट्रिकुलेशन का होगा, जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा रहे हैं तो वहां पर एज प्रूफ के लिए आपका मैट्रिकुलेशन का दिया जाता है। तो दोबारा से आपको मैट्रिकुलेशन का नहीं देने का जरूरत है, वो आप क्लॉज को साइलेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जितना भी कंडीशन दिए, ये सारे कंडीशन ऑन होना चाहिए। तो ये ऑन करने के लिए कौन सा गेट आप लगाएंगे? लॉजिकल एंड लगाएंगे। इलेक्ट्रिक, आप फिजिक्स पढ़े हैं कि नहीं? आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं तो ये बताइए कि ये एक तरह का करंट फ्लो अरेंजमेंट है। अभी आगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे होंगे, पढ़ना है ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर 3 स्विचेज है। ये बताइए कि ये 3 स्विचेज है, तो ये बल्ब को जलाने के लिए, सपोज यहाँ से पावर दिया जा रहा है, तो ये बल्ब को जलाने के लिए क्या इसमें से कोई एक स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब जल जाएगा? इसको ऐसे समझिए, एक वायर है, वायर को 3 कट कर दीजिए या 2 कट कर दीजिए, वहां स्विच लगा दीजिए। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एक तरफ से प्लग इन कीजिए, एक साइड में होल्डर में बल्ब लगा दीजिए। अगर इधर से प्लग इन करके ऑन कर दिए, बीच में जो 3 स्विच लगाए हैं उसमें से एक भी स्विच बीच का पहला या लास्ट, कोई सीक्वेंस मतलब नहीं है, पहला ऑफ कर दीजिए या दूसरा ऑफ कर दीजिए या पहला दूसरा ऑन कर दीजिए, तीसरा ऑफ कर दीजिए, तो क्या बल्ब ऑन हो जाएगा? तो फिर एंड कैसे बोल रहे हैं? ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो है, इसमें भी आपका बल्ब ऑन होने के लिए तीनों स्विच ऑन होना जरूरी है। तो आप वोटर, एलिजिबल वोटर बनने के लिए ये जितना भी क्राइटेरिया कंडीशन डाले, ये सारे ऑन होना चाहिए। तो लॉजिकल एंड लगाए ना? नहीं, लॉजिकल एंड लगाए, सही लगाए कि गलत लगाए वो हम पूछ रहे हैं। अगर और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, और लगाएंगे तो क्या होगा ये समझना जरूरी है। आप लगाए हैं सही, और लगाएंगे तो ये एक तरह से, हाँ, एक तरह से ये पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ, यस, यहाँ पर पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो और सीरीज। तो पैरेलल में क्या है, अगर हम वायर को पैरेलली अरेंज करते हैं, 3 स्विच लगा दिए, तो कोई एक स्विच ऑन करेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिकल और लगाने से क्या दिक्कत आएगा? लॉजिकल और लगाने से दिक्कत आएगा कि कोई एक ऑफ भी होगा, यानी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं भी हो रहा होगा, तब भी आपका एप्लीकेबल, उसके फॉलोड जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट, यानी एलिजिबल वोटर जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एंड लगाने से क्या नहीं होगा? ये नहीं होगा कि कोई एक भी अगर ऑफ होगा, यानी कि कंडीशन अगर डिसक्वालीफाई करेगा, डिससेटिस्फाई करेगा, तो उस केस में आपका उस लिस्ट ऑफ कंडीशंस फॉलोड जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट मींस एलिजिबल वोटर जो है ये एग्जीक्यूट होने के लिए, ये मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए आपका वो सारे कंडीशन को ऑन होना जरूरी है, इसलिए लॉजिकल एंड लगाते हैं। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में भी यहाँ पर भी एंड और नॉट, कॉम्प्लीमेंट, इस तरह का इंस्ट्रक्शंस यूज होगा, ठीक है ना। तीसरा इसमें यूज होता है शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। यानी कि अब शिफ्टिंग अगेन शिफ्टिंग कितने तरह से हो सकता है? शिफ्टिंग आपका लॉजिकल हो सकता है, शिफ्टिंग आपका सर्कुलर हो सकता है, शिफ्टिंग आपका जो है वो अर्थमेटिक हो सकता है। शिफ्टिंग का मतलब हुआ एक बिट। अब यहाँ पर बात शिफ्टिंग का क्या हो रहा है, अगर 8 बिट कंप्यूटर में आप शिफ्टिंग करेंगे तो बिट वाइज आपका जो शिफ्टिंग होगा, तो आगे आप पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर, सी में पढ़ लिए।
तो बिटवाइज ऑपरेटर में आप पढ़े होंगे एक जॉर, लॉजिकल एक जॉर, बिटवाइज एक जॉर, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड। तो जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट है, उसी तरह से बिटवाइज और, बिटवाइज एक जॉर, बिटवाइज एंड, ये ऑपरेटर आपका बिट शिफ्टिंग यानी शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए काम करता है। तो अर्थमेटिक शिफ्टिंग, सर्कुलर शिफ्टिंग और लॉजिकल शिफ्टिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है? लॉजिकल शिफ्टिंग, सर्कुलर या अर्थमेटिक, तीनों तरह के शिफ्टिंग में आइदर आप शिफ्ट लेफ्ट या राइट करते हैं बिट को। लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग तो होगा, लॉजिकली लेफ्ट शिफ्ट, लॉजिकली राइट शिफ्ट, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट, सर्कुलर राइट शिफ्ट, अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि जब लॉजिकल शिफ्ट था तो अर्थमेटिक शिफ्ट का क्या जरूरत हुआ? कोई बता सकते हैं क्यों अर्थमेटिक शिफ्ट का जरूरत पड़ गया? अगर लॉजिकल, बेसिकली अर्थमेटिक शिफ्ट में भी हम लॉजिकल शिफ्ट ही करते हैं, लेकिन why there is a need of arithmetic shift once the logical shifting is there? Because logical shifting में data lost होता है। लॉजिकल शिफ्टिंग में और सर्कुलर शिफ्टिंग में डिफरेंस क्या है? लॉजिकल शिफ्टिंग जब हम करेंगे तो एक बिट लेफ्ट या राइट आपका लॉस्ट होगा, क्योंकि अगर एक बिट आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? आपका एक एक बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा तो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो बिट होगा वो आउट हो जाएगा। अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो सबसे राइट मोस्ट जो बिट होगा एक लॉस्ट हो जाएगा। सर्कुलर शिफ्ट में अब लॉस्ट हो गया तो इधर एक जगह खाली होगा, तो अगर राइट में लॉस्ट हुआ तो लेफ्ट में आप क्या करते हैं? जीरो ऐड कर देते हैं। अगर लेफ्ट में लॉस्ट हुआ तो राइट में जीरो ऐड कर देते हैं। दैट इज द लॉजिकल शिफ्टिंग। सर्कुलर शिफ्टिंग में डेटा लॉस्ट का कंसेप्ट हटा दिया गया, जो आउट हो रहा है उसी को इधर से इंसर्ट कर दें। दैट मीन्स जो लॉजिकल शिफ्टिंग में जीरो फिक्स कर दिया, यानी कि अगर लेफ्ट साइड से अगर आपका डेटा लॉस्ट हो रहा है एक बिट शिफ्ट होने के बाद, तो उसको ओवरराइट कर देते हैं जीरो से। अगर राइट साइड से हो रहा है तो उसको जीरो से एलोकेट कर देते हैं, तो यानी जीरो फिक्स कर दिए। सर्कुलर शिफ्ट में ये फिक्स नहीं होता है, जो आउट हुआ यानी जो डेटा लॉस्ट हुआ उसी को हम लाकर इधर, इसीलिए सर्कुलर हो जाता है। तो लेफ्ट से जो आउट हुआ उसको राइट में शिफ्ट कर दिए, और जो राइट से आउट हुआ उसको, इसलिए इसको बोल दिए सर्कुलर शिफ्टिंग। अर्थमेटिक शिफ्ट का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये दोनों ही पर्पस को जब फुलफिल कर रहे हैं शिफ्टिंग का, तो उसमें हम साइंड को कवर अप नहीं कर रहे हैं, यानी साइंड बिट का कंसिडरेशन इसमें नहीं है। साइंड कहने का मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव के जगह निगेटिव वैल्यू अगर आ गया, उसको रिप्रेजेंट करना है हमको 8 बिट या 16 बिट में, तो हम साइन को कवर नहीं कर रहे हैं, चाहे हम लॉजिकल शिफ्टिंग करें या सर्कुलर शिफ्टिंग। तो अर्थमेटिक शिफ्टिंग का इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो 8 बिट कंप्यूटर में आपको बताया गया होगा फंडामेंटल में कि 8 बिट कंप्यूटर में फर्स्ट बिट इज डेजिग्नेटेड फॉर साइन बिट। तो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर हम लोग पढ़े थे कि साइन फ्लैग रजिस्टर आपका जो है वो एलोकेट जीरो से होता है, जैसे ही कोई निगेटिव वैल्यू आता है जीरो इज रिप्लेस बाय 1। तो यहां पर भी आपका जो है शिफ्टिंग में अर्थमेटिक शिफ्टिंग क्या करेगा कि अगर कोई निगेटिव वैल्यू होगा तो निगेटिव वैल्यू के लिए क्या होता है 1, और पॉजिटिव के लिए क्या होता है 0। तो जो साइन बिट होगा आपका, सपोज करिए कि ये 8 बिट का है कैलकुलेटर या कंप्यूटर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 में ये पोर्शन जो है ये आपका 1 बिट साइन बिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका 8 बिट में से 7 बिट ही डेटा बिट के फॉर्म में यूज होगा और अरिथमेटिक शिफ्टिंग में, और ये एक जो है वो रिजर्व हो गया, इसको आप नहीं शिफ्ट में पार्टिसिपेट कराएंगे। तो अरिथमेटिक शिफ्टिंग में लॉजिकल शिफ्टिंग होगा लेकिन फर्स्ट बिट को छोड़कर, यानी फर्स्ट बिट को आपको साइन बिट करना है। तो फर्स्ट बिट में साइन बिट में क्या रिप्रेजेंट होगा? साइन बिट में 0 रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव वैल्यू को, यानी कि वैल्यू आपका पॉजिटिव, जैसे 12 बोल रहे हैं तो 12 के पहले प्रीसीड हुआ है प्लस, लेकिन -12 बोल रहे हैं तो ये निगेटिव वैल्यू है। तो निगेटिव वैल्यू के लिए आपका जो है वो 1। तो अगर -12 को रिप्रेजेंट करना होगा तो इसमें क्या करेंगे? प्लेस करेंगे 1। उसके बाद 12 के लिए फिर हम इस 8 में से 7 बिट को यूज करेंगे। तो 12 को पहले रिप्रेजेंट किए, अब उसके बाद शिफ्टिंग लेफ्ट और राइट में शिफ्टिंग आपका जब इधर से आउट होगा डेटा तो 7 को नहीं, यानी पहला बिट को नहीं चेक करना है, ये पहला के जगह किसी को चेकआउट करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग अरिथमेटिक। तो आपका जो डेटा मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शंस है वो इस तरह 3 तरह से आपका यूज होगा। और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली इसमें 2 सेक्शन है, डिसीजन कंट्रोल और लूप कंट्रोल। जो सी लैंग्वेज में भी आप पढ़ रहे होंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो सी में पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर,
जिसमें दो तरह का कंट्रोल पड़ेंगे, एक सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट के लिए और दूसरा आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट के लिए। यानी ओवरऑल प्रोग्राम आप में कितना तरह का कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। किसी भी प्रोग्राम को जब लिखते हैं तो चाहे वो किसी लैंग्वेज में लिखें, कितना तरह का कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, एनीवन? नो आइडिया। तो ये समझ लीजिए कि तीन तरह का कंस्ट्रक्ट लिखते हैं चाहे किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करें, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और आइटरेशन। क्लियर है ना? ये तीन कंस्ट्रक्ट ही यूज होगा। सीक्वेंशियल दैट मीन्स कि अगर किसी तरह का डिसीजन नहीं लेना, आपको किसी तरह का रिपीटेटिव जॉब नहीं करना है, तो सिंपली आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, दो नंबर को जोड़ना है। दो नंबर को जोड़ना है तो दो वेरिएबल इनपुट लेंगे, उसको ऐड करेंगे और डिस्प्ले करा देंगे। लेकिन नंबर में इवन और ऑड चेक करना है, तो नंबर तो इनपुट लेंगे सीक्वेंशियली, लेकिन लेने के बाद इवन और ऑड हमको या तो इवन प्रिंट कराना है या ऑड, तो हमको नंबर को चेक करना होगा कि n जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो दैट इज द सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। और अगर आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को सम अप करना है, तो नंबर तो आपका एक के बाद एक आएगा, और दूसरा अगर उसमें सिलेक्शन भी इंट्रोड्यूस करना है, अगर केवल सिलेक्शन नहीं करना है, केवल सीक्वेंशियल के साथ आइटरेशन करना है, तो क्या करेंगे? नंबर जो आपका 1 से लेकर 10 तक है वो एक्यूमुलेट होगा, जो हम लोग डिस्कस किए थे। सम इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे, सम इक्वल टू 0 आप लेते हैं तो वो क्या है? एक्यूमुलेटर है। आई का वैल्यू 1 to 10 लेते हैं, वो क्या है? काउंटर है। और सम का वैल्यू यानी आई इक्वल टू 1 to 10 के लिए लूप चलेगा कितना बार? 10 बार। तो 10 बार आपका सेम वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा और फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा 55। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट। यानी किसी भी प्रोग्राम में ये तीन तरह का कंस्ट्रक्ट होता है। जरूरी नहीं है कि सारे कंस्ट्रक्ट आप यूज करें, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट हमको ये तय करना होता है कहां पर डिसीजन कंट्रोल होगा, कहां पर लूप कंट्रोल होगा। ठीक है ना? तो इसी तरह से यहाँ पर भी प्रोग्राम कंट्रोल में डिसीजन कंट्रोल, जैसे इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लेडार, ठीक है ना, स्विच स्टेटमेंट आप यूज करेंगे, ऑल कम्स अंडर डिसीजन कंट्रोल। फॉर लूप, डू व्हाइल लूप आप यूज करेंगे, ऑल कम्स अंडर लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल इज यूज्ड टू मेंटेन आइटरेशन। किसी भी तरह का रिपीटेटिव जॉब अगर करना है तो उसके लिए लूप कंट्रोल का जरूरत है। किसी तरह का डिसीजन मेकिंग करना है तो उसके लिए डिसीजन कंट्रोल का जरूरत होगा। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज आल्सो देयर। तो इसमें बता रहे हैं SHL, SHR, SHLA, SHRA, ठीक है ना, ROR, ROL etc. ऑल आर द शिफ्टिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें लॉजिकल भी आ गया, ये लॉजिकल हो गया दोनों, ये आपका अरिथमेटिक हो गया और ये आपका सर्कुलर हो गया। ठीक है ना? आगे इसको डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो तीसरा सेक्शन हो गया आपका ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में जैसे BNE, ठीक है ना, यानी ब्रांच इफ इक्वल टू 0, ब्रांच इफ इक्वल टू 1। तो जैसे आपका जो साइन बीट और ओवरफ्लो स्टेटस फ्लैग काम करता है, वैसे ही यहाँ पर ब्रांचिंग आपका काम करेगा। लूप भी यहाँ पर यूज होगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? आइटरेशन। आइटरेशन को सिंपल समझना है तो whenever you are making a cup of tea, suppose real, so whenever you are making a cup of tea, then you just need a list of ingredients. रेसिपी का इंस्ट्रक्शंस का आपको लिस्ट चाहिए, कैसे कैसे क्या आपको प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। तो वो आपका क्या होगा? सीक्वेंशियली मेंटेन होगा। लेकिन जब उसमें क्लॉज डाल देते हैं, कंडीशन डाल देते हैं, कंडीशन क्या हो सकता है आपका? वेदर मिल्क टी और लेमन टी। तो मिल्क टी और लेमन टी, दैट इज द कंडीशन, बिकॉज वंस दिस कंडीशन इज फाइनलाइज देन आफ्टर द प्रोसेस एग्जीक्यूट। लेमन के लिए अलग प्रोसेस होगा, मिल्क के लिए अलग प्रोसेस होगा। तो दैट इज द कंडीशन, दैट इज द सिलेक्शन। एंड व्हाट इज आइटरेशन ओवर देयर? वेदर यू हैव टू मेक ए कप ऑफ टी विथ फॉर सिंगल पर्सन और 5%, 10% और n नंबर ऑफ पर्सन। तो ये जो 5% n नंबर ऑफ पर्सन कर रहे हैं, उसके लिए मेजरिंग टेंडेंसी क्या कर रहे हैं? यू आर टेकिंग द मेजरमेंट थ्रू द कप। So you use the same cup to measure 5%, 10%, 12% और n number of person. So that is the iteration. Are you getting the point? Iteration का मतलब क्या है? एक ही काम को जब बार बार करना है तो बार बार करने के लिए हम आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट देखते हैं। तो इसलिए लूप क्या है आपका? लूप का इनिशियल और फाइनल फिक्स हो जाता है।
आपको 10 बार कोई काम करना है तो ये फिक्स हो गया। तो इसलिए लूप कंट्रोल क्या होता है, लूप कंट्रोल इज जस्ट यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। एक ही काम को बार बार करने के लिए हम सेट कैसे करेंगे, तो उस लूप कंट्रोल से हम सेट कर देंगे। जैसे हमको अगर किसी नंबर का जो है रिवर्स निकालना है, तो रिवर्स निकालने के लिए हम उस नंबर के हर डिजिट को रिवर्स करेंगे। तो जब तक कि हमारा रिवर्स करने में नंबर 0 के बराबर नहीं हो जाए, या नंबर ग्रेटर देन जो है 0 जब तक होगा, तब तक ही हम आपका उसका एक एक डिजिट को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन ले रहे हैं, ये कंडीशन हम ले रहे हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम प्रोसीजर्स। एक ही काम को बार बार कराने के लिए हम एक लूप ले लिए कि इतने बार में ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट कम्स अंडर आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट। यू कैन टेक एनी एग्जांपल, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें केवल सीक्वेंशियल का, जैसे हमने एग्जांपल लिया 2 नंबर को जोड़ना है तो सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट यूज होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ दे दिया जाए कि 2 नंबर को जोड़ना भी है और गुना भी करना है, लेकिन कैसे करना है, कंडीशन बेस्ड। अगर पहला नंबर, यानी पहला नंबर जो आप 2 नंबर ले रहे हैं, उसमें पहला नंबर अगर दूसरे नंबर से कम है तो जोड़ना है, अदरवाइज ठीक है। देखिए अब सीक्वेंशियल ये पार्ट ऑफ द लैंग्वेज है, बट इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं ताकि आपको वो कंसेप्चुअली समझ में आए। सीक्वेंशियल है, जैसे 2 नंबर को जोड़ना है अगर, तो सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल के साथ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, उसी 2 नंबर को जोड़ने में और गुना करने में, यानी प्रोडक्ट निकालने में कंडीशन चेक करना है आपको। यानी कि पहला तो हो गया कि a + b करना है, पहला कंडीशन, तो ये सीक्वेंशियल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि a + b भी करना है और a × b भी करना है। अभी कब a + b करना है, कब a × b करना है, इसके लिए कंडीशन डाल दिया गया। यानी इफ a इज ग्रेटर देन b तो a + b करो, और एल्स a × b करो। यानी आइदर आपका a + b होगा या a × b होगा, यही होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तीसरा, इसी में एक और कंडीशन डाल दिया गया कि 2 नंबर एंट्री होगा, 2 नंबर एंट्री होगा अगर आपका नंबर, यानी कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में आपका जो है पहला 10 जो आपका नेचुरल नंबर है, उसमें से जो नंबर इवन है उसका क्या करना है, जो नंबर इवन है नहीं उसका आपको स्क्वायर करना है, और जो ऑड है उसका क्यूब करना है, ठीक है ना। तो 2 नंबर हुआ, इफ a इज या a मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, देन क्या करना है, एक एक्यूमुलेटर लेंगे यहाँ पर स्क्वायर के लिए, SQ = SQ × a, ठीक है ना। तो SQ इनिशियली 1 लेंगे, और एक जो भी आपका a का वैल्यू होगा उसको स्क्वायर करके, स्क्वायर 1 × 1 मिनट, a × a करना होगा ना। अगर a आपका है तो a का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, हाँ। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका जो नंबर है n का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चेक होगा। तो 1 से लेकर 10 तक में जरूरी नहीं कि सब ऑड होगा। तो 1 3 5 7 9 ये आपका ऑड हो गया, और 2 4 6 8 और 10 ये आपका इवन हो गया। तो अब यहाँ पर आपको ऑड और इवन भी चेक करना है, और ऑड और इवन के बाद स्क्वायर करें या एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करिए, स्क्वायर छोड़ दीजिए, और यहाँ पर इसको क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है। जो काम ऊपर कर रहे हैं वही कर लेते हैं। तो पहला 10, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लूप भी लेना पड़ेगा, आपको कंडीशन भी लेना पड़ेगा, और सिलेक्शन सीक्वेंशियल तो आपको जब स्टेप बाय स्टेप लिख रहे तो एक ही काम में सीक्वेंशियल भी हो गया, सिलेक्टिव भी हो गए, और आइटरेटिव भी हो गया। आइटरेटिव इसलिए क्योंकि 10 में से आपको चुनना है, तो 10 बार तो आपका लूप चलेगा, और हर बार जब लूप चलेगा तो उसमें चेक होगा कि जो नंबर है वो आपका 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि वही तय करेगा कि उसका प्रोडक्ट होगा या
तो एक एक्यूमुलेटर आप निकालेंगे सम के लिए s इक्वल टू 0 और एक आप प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे 1। प्रोडक्ट को 1 से इसलिए इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि अगर 0 करेंगे तो हर बार 0 होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका लूप क्या चलेगा, फॉर i इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। तो 1 से 10 तक ये लूप चलेगा और इसके अंदर आप चेक करेंगे इफ i मॉडुलो 2 इक्वल टू 0। अगर i मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 है तो क्या करना है आपको, s इक्वल टू s प्लस i करना है, एल्स क्या करना है आपको, p इक्वल टू p इंटू i करना है। यानी फॉर लूप बंद हुआ, ये जब लूप कंप्लीट होगा तो ये जो लूप इज व्हाट, दिस लूप इज व्हाट, दिस इज द आइटरेटिव, ये दिस वन इज द आइटरेशन पार्ट, दिस वन इज व्हाट, सिलेक्शन पार्ट। क्योंकि ये आइटरेशन क्या करेगा, 10 बार एक ही काम को करवाएगा। सिलेक्शन क्या करेगा, उस 10 बार में हर बार हर वैल्यू को चेक किया जाएगा कि वो 2 से डिविजिबल यानी कि इवन है या ऑड। अगर इवन होगा तो ऐड होगा, अगर ऑड होगा तो प्रोडक्ट निकाला जाएगा। यानी कि और बाकी सीक्वेंशियल तो आप कर ही रहे हैं, यानी जो इंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है ऑल आर सीक्वेंशियली रिटन, वन बाय वन आफ्टर अनदर लिख रहे हैं, एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो सीक्वेंस तो बाय डिफॉल्ट ये आपका आइटरेशन और सिलेक्शन यहाँ पर ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू इंट्रोड्यूस लूप, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू इंट्रोड्यूस डिसीजन कंट्रोल, बट इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्लूजन ऑफ लूप एंड डिसीजन कंट्रोल, sequential construct is only executed. Are you getting the point? तो कोई भी प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तुमको, तो जाओ जाओ बाहर, नहीं जो बोल रहा है जिसको समझ में आ रहा है, तो दैट इज द पर्टिकुलर पार्ट। ये हमको लगता है ये तीनों क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर है ना। ऑल आर रिलेटेड टू द ओपी कोड फील्ड, ये इंटर रिलेटेड है, इसलिए ये चीज आपको जानना जरूरी था, इसलिए इसको डिस्कस किए। पीडीएलसी इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है, पीडीएलसी का जानकारी आपको जरूरी था। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमको केवल ओपी कोड, ऑपरेंड और मोड फील्ड से मतलब है। तो ओपी कोड फील्ड में किसी को डाउट, ओपी कोड में क्या क्या फील्ड हो सकता है, क्या क्या ऑपरेशन कोड हो सकता है। ओपी कोड का मतलब होता है ऑपरेशन कोड। तो किस तरह का ऑपरेशन हो सकता है, तो अरिथमेटिकल भी हो सकता है, डेटा ट्रांसफर भी हो सकता है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह का आपका ऑपरेशन कोड हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। एनीवन हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू ओपी कोड फील्ड? नहीं है ना। तो दूसरा सेक्शन आपका है दैट इज ऑपरेंड फील्ड। जस्ट टेक, आई विल टेक 5 मिनट्स। तो ऑपरेंड फील्ड, ऑपरेंड फील्ड बेसिकली क्या है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट सी लैंग्वेज प्रोग्राम, तो योर ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब हुआ एड्रेस, लोकेशन। अब ये ऑपरेंड क्यों यूज करते हैं आप प्रोग्राम में, जो वेरिएबल यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं, कोई बताएंगे? हाँ, वैल्यू चेंज होता है इसलिए वेरिएबल क्यों यूज करते हैं। यू डोंट वांट टू यूज दैट कैलकुलेटर विच विल जनरेट ओनली 2 + 3 = 5. You want to execute, you want to compute any set of variable with that calculator. आप चाहेंगे ना कि आप कैलकुलेटर जो हाथ में रखे हैं वो 10 और 20 को भी ऐड करे, 3 और 5 को भी ऐड करे, 6 और 10 को भी, यानी जिस तरह का इनपुट आप दे उसके हिसाब से वो परफॉर्म करे। तो कॉन्स्टेंटली अगर लिखेंगे तो आप प्रोग्राम में printf %d 2 + 3 लिखेंगे, 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वो 2 + 3 हमेशा जब एग्जीक्यूट होगा 2 + 3 5 ही प्रिंट होगा। तो अगर उसके जगह वेरिएबल लेंगे तो यूजर इनपुट ले सकते हैं, तो यूजर से आप इनपुट कराएंगे, यूजर जिस तरह का इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो ऑपरेंड फील्ड आपका क्या है, अभी जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें केवल वेरिएबल आपका यूज हो रहा है, मेमोरी वेरिएबल। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में रजिस्टर भी यूज होगा, यानी ऑपरेंड फील्ड इज यूज्ड थ्रू रजिस्टर एज वेल एज मेमोरी वेरिएबल। Now my question is कि why we are using variable, why we are using register? पीछे बताइए आप, पीछे सेकंड लास्ट पेज में बीच में, हाँ हाँ तुम्हें बताओ। वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, अभी हम लोग एग्जांपल लिए। तो यहाँ भी हम लोग जो ऑपरेंड फील्ड यूज करेंगे उसमें रजिस्टर या वेरिएबल यूज करेंगे, दोनों यूज हो सकता है। क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में, ऑनलाइन में कोई बताओ। Yes, to store the value, sit down, data
रखने के लिए, वैल्यू या डेटा रखने के लिए। अब वही वैल्यू और डेटा जो है वो आपका मोड फील्ड क्या बताता है कि उस डेटा को कैसे आप यूज करिएगा। वो जो डेटा आपका रजिस्टर या किसी वेरिएबल में है उसको कैसे यूज करना है, ये आपका मोड फील्ड बताता है, ठीक है ना। तो मोड फील्ड डेजिग्नेट द वे इन विच वी आर सेलेक्टिंग द ऑपरेंड। तो सेलेक्टिंग द ऑपरेंड एंड दैट ऑपरेंड कंटेन्स डेटा because we need data to process and that data is allocated inside the register or any variable. So we just call that data through that variable name or register. Is it clear? तो यहाँ पर ऑपरेंड फील्ड आपका जो है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑपरेंड फील्ड डेजिग्नेट द प्लेस और लोकेशन वेयर डेटा इज अवेलेबल या डेटा इज स्टोर्ड। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे ऐड, हाँ ऐड, ठीक है ना, ऐड ए कॉमा बी, इसका मतलब है कि ये दो ऑपरेंड है, इसमें ए प्लस बी ए में स्टोर हो रहा है। तो ए और बी आपका क्या, ये दो वेरिएबल है जहां पर डेटा है और वहां जो डेटा है वो डेटा आपका जो है सम होकर किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हम लिखेंगे मूव R1 ए, तो मूव R1 ए का मतलब हुआ रजिस्टर R1 में मेमोरी ऑपरेंड ए आपका एलोकेट हुआ। मेमोरी ऑपरेंड ए कंटेन सर्टेन डेटा, तो वो जो डेटा है वो रजिस्टर R1 में असाइंड हुआ। तो आगे हम इसको क्या कर देंगे, ऐड R1 बी लिखेंगे। इसका मतलब कि R1 में जो कुछ भी डेटा है उसमें बी ऐड हो गया। नेक्स्ट वी डिस्कस दैट वन। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू।